मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। आपके सामने ये सेंटेंस है, आप गौर से देखिए इस सेंटेंस को और आप अपने आप से पूछिए कि क्या आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे। अगर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर पाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपको ग्रामर का नॉलेज है। अगर आप इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं तो समझ जाइएगा कि अभी भी आप ग्रामर में कमजोर हैं। तो देखिए इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम आपके सामने करने वाले हैं। आप हमारी मदद करिएगा और आप ही के सामने हम इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने आता है कि नहीं है। तो यहां पर सेंटेंस लिखा है टीवी कौन देख रहा है। यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है और यहां पर कौन शब्द आया है। ट्रांसलेशन करना शुरू करते हैं। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे पहले ट्रांसलेशन करते समय हम क्या लिखेंगे आप बताइए। यहां पर हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड कौन को, जिसकी अंग्रेजी होगा हु ना भाई। आप जानते हैं कि यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा हु। इसके तुरंत बाद क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या आएगा, क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं और ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज, एम और आर। तो आप बताइए यहां पर हम इज लिखें कि एम लिखें कि आर, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो चलिए पहले इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ढूंढें, तभी तो हम बता पाएंगे कि इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर। तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए देखते हैं कौन है इसमें सब्जेक्ट। यहां पर टीवी, टीवी तो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये तो मेरा क्वेश्चन वर्ड है। देख रहा है ये है वर्ब, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये होगी क्रिया, ये हो गया वर्ब। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हम इज, एम, आर में से किसको लगाएं आप बताइए। तो मुझे विश्वास है कि आप एकदम फंस चुके होंगे। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पर हम किसको लगाएं, इज, एम, आर में से किसको लगाएं, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही तो इज, एम, आर आता है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो घबराइए नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, हम अब आपको बताएंगे कि ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। जब किसी सेंटेंस में हु का प्रयोग हो अर्थात कौन शब्द आया हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल सफर इंग्लिश का में। आज मैं आपके बीच में देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हु वाले वाक्य, आज मैं आप लोगों को टेंस कैटेगरी के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हु वाले सेंटेंस होते हैं, मतलब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर वाक्य के बीच में कौन शब्द का प्रयोग किया गया हो अर्थात हु शब्द का प्रयोग किया गया हो तो उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, एक एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर हु वाले वाक्य में एक नहीं बल्कि दो दो स्ट्रक्चर काम करते हैं। मतलब अगर सेंटेंस में हु का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस में कौन शब्द आया है, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते समय दो स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है और वो दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन वर्ड के सीधे बाद, क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद न तो हेल्पिंग वर्ब है और न तो सब्जेक्ट है, सीधे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ऐसा यहाँ क्यों हो रहा है अभी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर नंबर 2 पे बात करते हैं। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस चीज में आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, वो तो ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, सीधे मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस यहाँ स्ट्रक्चर में आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जब इस सेंटेंस को 1 बाय 1 करके एक एक सेंटेंस को हम देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया गया है। तो चलिए पहला सेंटेंस लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं और विश्वास से ये चीज़ कह रहा हूं कि आप इस वीडियो लेक्चर को एकदम पेशेंस के साथ देखिएगा। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको बहुत ही नॉलेज होने वाला है कि हु वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों को ये इस प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने का ज्ञान या नॉलेज नहीं होता है। वो अक्सर ऐसे सेंटेंस में फंस जाते हैं और ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। तो चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा है टीवी कौन देख रहा है।
अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आप रखिए, तो हम चलिए क्वेश्चन वर्ड को पहले रख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें है आपका हु। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद नियम कहता है कि आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए भाई इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब, पहले इस सेंटेंस को देखते हैं कि ये तो सेंटेंस प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। टीवी कौन देख रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम या आर होता है। तो इज, एम, आर में से यहाँ पर हम किसको लगाएं, तो ये तो आते हैं किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, ये डिसाइड करेगा मेरा सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्यों, क्योंकि टीवी आपका ऑब्जेक्ट है, कौन है आपका क्वेश्चन वर्ड, और देख रहा है आपका है वर्ब, जिसको हम मेन वर्ब कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन वर्ड है, मेन वर्ब है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है। और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हम हेल्प वर्ब कैसे लिख सकते हैं, कैसे यूज करेंगे। तो आपको यहाँ पर हम एक रूल बता रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए और ध्यान से देखिएगा। ये रूल ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो सब्जेक्ट के अनुसार ही होता है, सब्जेक्ट जैसा रहता है उसी के अनुसार उसका हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज ही नहीं करेंगे। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करेंगे तो उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है, तब जब सब्जेक्ट भी नहीं है तो हम यहाँ पर आने वाला हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दोनों का स्थान हो जाएगा खाली, फ्री। यहाँ पर हम ना तो हेल्पिंग वर्ब लिख पाएंगे ना तो सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो यहाँ पर दोनों का स्थान हो गया फ्री, खाली, और इसके बाद सीधे हम लिखेंगे मेन वर्ब। इसीलिए देखिए यहाँ पर पहला स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे मेन वर्ब लिखा गया है। तो अब हम सीधे आएंगे मेन वर्ब पर। तो यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा देखना, और देखना की अंग्रेजी होता है वॉच। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो देख रहा है तो क्रिया में क्या लगा देंगे, वॉचिंग। अब ये हो गया आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब की बात करें ऑब्जेक्ट रखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट होके बन गया। तो हु वॉचिंग टीवी, ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस प्रकार से बनेगा। लेकिन हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, हु वाले सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होता है ना वो दो तरीके से बनता है। इसीलिए यहाँ पर देखिए दो स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर से हमने आपको ट्रांसलेशन बनाना सिखा दिया कि भाई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट तो है ही नहीं तो सब्जेक्ट तो रहेगा नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हट गए, सीधे आ गया मेन वर्ब, और चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लग गया, लगा दिए ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में अदर वर्ड है ही नहीं, ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। अब हम चलेंगे इस स्ट्रक्चर के हिसाब से, इसी सेंटेंस का अलग टाइप से ट्रांसलेशन करेंगे, मतलब दूसरे स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो चलिए दूसरे स्ट्रक्चर कैसे है ध्यान समझिए, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे होंगे क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ कहने का मतलब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगा। तो यहाँ पर एक लॉजिक है, एक रूल है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुन लीजिए। अब बच्चों अगर हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होते हैं तो उसका ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पे बनता है, मतलब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लग सकता है और लगता भी है। लेकिन कैसे, चलिए इस चीज़ को हम आपको बताते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में हु का प्रयोग हुआ है तो उस सेंटेंस में कर्ता तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर कर्ता को मान लिया जाता है, कि मान लेते हैं कि कर्ता इस सेंटेंस में जो भी कर्ता है वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, ऐसा माना जाता है। सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछा जाता है। देखो टीवी कौन देख रहा है, जो व्यक्ति टीवी देख रहा है वो है कौन, मतलब देखने वाले व्यक्ति के बारे में ही तो पूछा जा रहा है, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में ही तो पूछा जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन
दूसरा रूल कहता है कि ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट को मान लिया जाता है, और माना कैसा जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को नहीं माना जाता है कि बहुवचन का कर्ता आप मानेंगे, जब भी सब्जेक्ट मानेंगे आप सिंगुलर सब्जेक्ट को मानेंगे। तो मान लेते हैं कि इस सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो चलिए इसका दूसरा तरीका हम आपको ट्रांसलेशन यहाँ करके बता रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड कह रहे हैं सबसे पहले रखने के लिए, तो चलिए हम क्वेश्चन वर्ड पहले रख देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड है आपका हु। हु के तुरंत बाद अब कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब रखिए। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें इज, एम, आर का यूज होता है। अब इज लगाएं कि एम लगाएं कि आर लगाएं, अब ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। और हमने आपको पहले बताया कि ऐसे वाक्य में सब्जेक्ट को मान लिया जाता है कि वो मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सिंगुलर आपने मान ही लिया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इज आता है कि एम आता है कि आर। तो आप बच्चों जानते होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आता है इज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज हो गया। अब सीधे रखेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें देखना है, इसकी अंग्रेजी होती है वॉच। चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी लग जाएगा, वॉचिंग। अब यहाँ पर मेन वर्ब हो गया और मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, और अब रखेंगे ऑब्जेक्ट। देख रहा है, क्या देख रहा है? टीवी। अब यहाँ पर रख देंगे टीवी। तो देखिए बच्चों कितने आसान तरीके से एक सेंटेंस का दो तरीके से ट्रांसलेशन बन चुका है। इसीलिए यहाँ पर दो स्ट्रक्चर बनाए गए थे। पहला स्ट्रक्चर इसलिए कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नहीं लगेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट को मान लिया गया है और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए उसके हिसाब से ये ट्रांसलेशन बन गया। अभी घबराइए नहीं, अब अगला सेंटेंस लेते हैं तो फिर आपका जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो दूर होने वाला है। तो चलिए इस सेंटेंस को लेते हैं, कमरे में कौन गया। अब इस सेंटेंस को देखिए, कमरे में कौन गया। तो पहले आप ये जानिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पहले इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करें। चलिए नियम के हिसाब से सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को रखें, कौन, इसकी अंग्रेजी होगा हु। हु के तुरंत बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सेंटेंस में, हु वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता ही नहीं है, और जब सब्जेक्ट नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है पास्ट की इंडेफिनिट टेंस में, वो होता है आपका डिड। क्या होता है बच्चों? डिड। तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद तो आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब डिड, लेकिन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो हम जब सब्जेक्ट नहीं है तो डिड कैसे लगा सकते हैं? तो डिड नहीं लगेगा। तो डिड नहीं लगेगा, डिड के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी नहीं है तो न तो हेल्पिंग वर्ब न तो सब्जेक्ट, दोनों का स्थान खाली और सीधे आएंगे मेन वर्ब पे। अब जब इस सेंटेंस में मेन वर्ब आ जाएगा तो यहाँ पर जाने की बात हो रही है, गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या बच्चों? वेंट। क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब डिड लग जाता था तब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था, लेकिन अब डिड नहीं लग रहा है तो अब ये सेंटेंस चला जाएगा मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म में। ये जो क्रिया है गो, इसका सेकंड फॉर्म रखेंगे। और ऐसा सेंटेंस जब हु वाला सेंटेंस होता है तो ये जब इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते हैं तो ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव की तरह ट्रीट करता है। मतलब ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह सॉल्व करते हैं जैसे अफर्मेटिव का सॉल्व करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। ये हो गया आपका हु। इसके तुरंत बाद हम क्रिया का सेकंड फॉर्म रखेंगे वेंट। इसके बाद अब जरा देखिए, मेन वर्ब तो हो गया, अब इसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? कमरे में कौन गया, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधे आते हैं अदर वर्ड पे। तो यहाँ पर कमरे में, इन द रूम, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। देखिए ये सेंटेंस आपका बनके तैयार हो गया, हु वेंट इन द रूम। ये तो पहला तरीका, पहली स्ट्रक्चर हुआ। अभी इसी सेंटेंस का एक तरीके से और ट्रांसलेशन होगा। कैसे? जब इस सेंटेंस में हम मान लेंगे कि इसमें जो भी सब्जेक्ट है वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम माने हैं तो उसके हिसाब से चलिए हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। मान लेते हैं कि कमरे में कौन गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति गया होगा, जो गया है वो कोई सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो नियम के हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है आपका हु। अब हेल्पिंग वर्ब रखें। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इस टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है डिड।
क्या होता है, डिड। और डिड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है कि आपको मालूम होगा कि सभी कर्ताओं के साथ यूज होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डिड, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ ही डिड आता है। तो अब हम रख देंगे डिड। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब आएंगे मेन वर्ब में। अब मेन वर्ब इसमें है आपका गया, मतलब जाना। तो अब देखिए सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट हम मान के डिड का प्रयोग कर दिए हैं, तो आपको मालूम होगा कि डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गो, हु डिड गो। अब मेन वर्ब हो गया, अब ऑब्जेक्ट रखेंगे। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, आते हैं अदर वर्ड पे। अदर वर्ड में कमरे में, तो कमरे में हो गया इन द रूम, क्वेश्चन मार्क। इस सेंटेंस में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए ये ट्रांसलेशन आपका बनके तैयार हो गया। कितने आसान तरीके से मैंने आपको हु वाले सेंटेंस को बताया। अब एक सेंटेंस और अंतिम सेंटेंस लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। मुझे कौन बुला रहा है, मुझे कौन बुला रहा है, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हु। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। पहले सेंटेंस की कैटेगरी क्या है, मुझे कौन बुला रहा है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस में आप जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में इज एम आर में से कौन आएगा, ये तो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो न तो इज एम आर आएगा न तो सब्जेक्ट, सीधे आएगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब है बुलाना, बुलाना का अंग्रेजी कॉल, लग जाएगा आईएनजी, कॉलिंग। तो हु कॉलिंग, मेन वर्ब आईएनजी। अब ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बुला रहा है, किसे बुला रहा है, मुझे। तो यहाँ पर मुझे की अंग्रेजी मी हो जाएगा, हु कॉलिंग मी, क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन बन गया। इस सेंटेंस में ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा ना तो सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं लगाया। भाई सब्जेक्ट नहीं है तो उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो दोनों चीज़ गायब हो गए। अब आते हैं इसका दूसरे तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए कि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को मानेंगे कि इसमें कोई सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जब हमने मान लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो चलिए उसके हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड हु। अब हेल्पिंग वर्ब रखिए, चूंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो सबसे पहले हम रखेंगे एज। क्यों? क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट माना है वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर आएगा एज। अब आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब बुलाना है तो कॉल हो गया, लगा देंगे आईएनजी, कॉलिंग। ऑब्जेक्ट रखिए मुझे, मी, क्वेश्चन मार्क। देखिए ये ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया। एक तरीका था ये कि हु कॉलिंग मी, ये आपका ट्रांसलेशन है, मुझे कौन बुला रहा है। इसी सेंटेंस को आप इस तरीके से बना सकते हैं, हु इज कॉलिंग मी। और ये दोनों सेंटेंस आपके सही हैं। आप ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर इस सेंटेंस को देखने मुझे जो है थोड़ा सा डाउट हो रहा है, या इस प्रकार के सेंटेंस को देखने में डाउट हो रहा है। ये दोनों ही सेंटेंस, चाहे ये दोनों हो गए, चाहे ये दोनों है, चाहे ये दोनों ही सेंटेंस आपके बिल्कुल एकदम करेक्ट है, सही है। चलिए अब एक सेंटेंस और लेते हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए देखिए ये सेंटेंस आपके सामने है, उसे कौन पढ़ाता है। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड है कौन, कौन की अंग्रेजी हो गया हु। अब इसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लगाएं। हेल्पिंग वर्ब, उसे कौन पढ़ाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा और सब्जेक्ट लगेगा नहीं। सीधे आते हैं मेन वर्ब पे। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर हम सीधे आपको मेन वर्ब पे ले चले। तो पढ़ाना की अंग्रेजी होता है टीच। अब एक चीज ध्यान देना बच्चों, जब सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है तब मेन वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग नहीं हो रहा है तब ऐसे सेंटेंस को हम एकदम अफर्मेटिव की तरह सॉल्व करते हैं। अफर्मेटिव की तरह मतलब कि तब क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि टीच शब्द लिखा है। अब टीच में हम यस लगाएं कि ईएस, तो इस क्रिया में लगता है ईएस। अब ये हो गया हु टीचेस। अब आपका मेन वर्ब हो गया। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, पढ़ाता है, किसे पढ़ाता है, उसे। उसे की अंग्रेजी हिम, या हिम या आप हर भी लिख सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से, क्योंकि जिसे पढ़ाने की बात हो रही है उसे कौन पढ़ाता है, उसे। मान लीजिए कोई स्त्री है तब तो आपको हर लिखना होगा, और मान लीजिए कोई पुरुष है तो आपको हिम लिखना होगा। तो ये पहले स्ट्रक्चर के हिसाब से इस प्रकार से ट्रांसलेशन बनेगा। क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग ऑफ डू या डज का प्रयोग भी नहीं होगा। लेकिन इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन दूसरे तरीके से कैसे होगा, इस
स्ट्रक्चर के हिसाब से कि जिसमें हम सब्जेक्ट को मानते हैं कि चलिए भाई मान लेते हैं कि कोई सब्जेक्ट होगा इसमें जो सिंगुलर होगा, तो उसके हिसाब से कैसे बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम बनाएंगे हु। अब जब हमने मान ही लिया है कि मान लीजिए सब्जेक्ट कोई सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, डू की डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का प्रयोग होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। डज आ गया, अब सीधे आएंगे मेन वर्ब पे। अब मेन वर्ब आएंगे तो लिखेंगे टीच, और इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि जब सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग होता है तब वहां पर क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। अब यहां पर मेन वर्ब हो गया, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है हिम या हर, हिम या हर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कितने आसान और सिंपल तरीके से इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको ये बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में टेंस कैटेगरी का कोई भी सेंटेंस है और उसमें अगर आपका हु वाला सेंटेंस है तो आप उसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और कितना सिंपल तरीका है। पहला था कि इस सेंटेंस में जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों हट गए, सीधे मेन वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होगी। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है इसमें आपको बताया गया कि हु वाले सेंटेंस में कर्ता को मान लिया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उस तरीके से यहाँ पर जब सब्जेक्ट को मान लिया गया है तो उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग किया जाएगा। तो कितने आसान तरीके से आपको हमने हु वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना सिखा दिया। तो बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का निशान दिख रहेगा, उस घंटी को जरूर दबाइएगा जिससे आगे आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। तो चलिए फिर एक नई वीडियो लेक्चर में मिलते हैं एक नए जोश के साथ। तब तक आप मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।